हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2019 में, उसको जो है देखने वाले हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और ये पीजीटी की हर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हर पोस्ट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में निकली हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ जनरल पेपर को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल पेपर सभी का जो है सेम ही रहने वाला है, मतलब सेम ही पैटर्न जो है पीजीटी के लिए होने वाला है। पिछली बार से जो है पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। कुछ मतलब एक या दो सब्जेक्ट्स जो है जोड़े गए हैं और जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को भी जो है कम किया गया है। तो एक बार हम प्रीवियस का भी देख लेते हैं और इस बार का जो पैटर्न रहने वाला है उसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पिछली बार के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पिछली बार जो जनरल पेपर में सब्जेक्ट पूछा गया था इंग्लिश और हिंदी, ये क्वालिफाइंग के लिए है, जिसमें आपको क्वालिफाई होना है। पिछली बार इंग्लिश हिंदी जो थी ये 30 नंबर की पूछी गई थी, यानी कि आप 15 मार्क्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार इंग्लिश हिंदी को जो है 20 नंबर का रखा गया और 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि 8 नंबर आपको लेके ही आने हैं, ठीक। तो ये हो गया इंग्लिश हिंदी का। फिर बाकी बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है ये पिछली बार पूछी गई थी 2019 में जब ये एग्जाम हुआ 15 मार्क्स की, लेकिन इस बार जो 2022 का जो पैटर्न आया है उसमें रखी गई है कितने मार्क्स की? 20 मार्क्स की रखी गई है रीजनिंग, ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो ये भी जो थी 15 मार्क्स की रखी गई थी। और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट्स थे जो 2019 में पूछे गए थे और ये था 20 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे आपके हो जाते कितने? 50 मार्क्स कंप्लीट। फिर सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसका भी जो है वो पूछा गया था 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप टोटल मार्क्स देख सकते हैं 150 और 30 इंग्लिश हिंदी के, तो 180 का जो है ये पेपर हुआ था, ठीक है। बट इस बार जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। 150 का किस तरीके से? रीजनिंग 20 मार्क्स की पूछी जाएगी इस बार। जनरल अवेयरनेस को जो है 10 नंबर की कर दिया गया है और सेम एक सब्जेक्ट जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया कंप्यूटर, यानी कि जो जनरल कंप्यूटर पूछा जाएगा या आईसीटी आप कह सकते हैं इसको, वो भी 10 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड वही जो है नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। एक मिनट, हाँ, बस ये याद रखिए कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको 20 की जगह 10 नंबर का जो है अब कर दिया गया है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अब 10 नंबर का जो है हो गया है 20 की जगह। तो यहाँ पे ये आपके बन जाते हैं 50 मार्क्स, यानी कि जो जनरल रहने वाला है वो 50 मार्क्स ही रहेगा और 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश हो जाएगी, तो 70 नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है। फिर बचे 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा सब्जेक्ट। तो इस बार सब्जेक्ट को 100 की बजाय कितने का कर दिया गया है? 80 नंबर का जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपके 150 मार्क्स जो है हो जाएंगे टोटल। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 130 मार्क्स में से बनेगी, ठीक है। कितने में से बनेगी? 130 में से। तो ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि 20 मार्क्स जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। बट एक बार पैटर्न हमको देखना है कि कैसे क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछे गए हैं या कैसे क्वेश्चन है जो हिंदी इंग्लिश के आए हैं, ठीक है। बिल्कुल जिन्होंने DSSB एग्जाम दिया होगा अभी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, NVS का जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल वही है, ओके। उसी तरीके की रीजनिंग देखने को मिली है और साथ में न्यूमेरिक एबिलिटी भी है रीजनिंग के साथ साथ, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स रिलेटेड भी जो है मिल सकते हैं, ओके। तो दोनों जो है आपको ये 20 मार्क्स का जो है हो जाएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी नहीं, सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी, सॉरी न्यूमेरिक नहीं है, सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी। एक या दो क्वेश्चन जो है एज रिलेटेड जो है कई बार ऐड कर देते हैं इसमें, बाकी जो है सारी की सारी आपको रीजनिंग ही मिलेगी। तो अभी जो देखिए शुरू करते हैं पेपर को। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर, जैसा मैंने कहा हर एक सब्जेक्ट के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, 3 ऑफ द गिवन 4 नंबर्स आर सिमिलर इन ए सर्टेन नंबर व्हाइल 1 इज डिफरेंट, चूज द ओड वन आउट। तो 3 जो है किसी तरीके से सिमिलर है और एक उनमें डिफरेंट है, तो वो हमें बताना था। देखिए 41, 61 और 71 ये कैसे नंबर्स हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से भाग होते हैं, किसी और नंबर से भाग नहीं होते। लेकिन 51 को अगर आप देखेंगे तो एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। किस तरीके से है? 51 को जो है हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 सते 21, ठीक। तो 51 जो है कंपोजिट हो जाएगा और बाकी जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। तो इसीलिए 51 यहाँ पे अलग हो जाएगा इनमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू आर्कटिक ओशियन इन द सेम वे एज इंग्लैंड इज रिलेटेड टू। देखिए ग्रीनलैंड क्या है? एक आइलैंड है जो कि किस ओशियन में आता है? आर्कटिक ओशियन में आता है। इसी तरीके से इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला है चूज द सिमिलर पेयर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सिमिलर पेयर मीन्स जो रिलेशन इन दो के बीच में है वही रिलेशन इन दो के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नो और ये वाला अगर है तो ये 10 की पावर क्यूब बन रहा है, मीन्स 9 से अगला एक नंबर हमने लिया 9 + 1 10 और उसकी पावर कर दी, ये 1000 आ गया। तो कुछ इस तरीके का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 की ही पावर की गई है, तो ये रिलेशन नहीं बन रहा। इसमें 6 रखा गया है और यहाँ पे 7 का स्केयर कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब हमें लेके आनी है। ठीक, वैसे सही था, बट यहाँ पे अगर क्यूब रखा होता तो हम इसको बोल सकते थे सही। इसमें देखिए, इसमें 8 का ही स्केयर करना है, जबकि करना किसका था, 9 का, अगले वाले नंबर का। इसमें आप देखेंगे तो 2 से अगला नंबर 3 होता है और 3 की पावर 3 27 होती है। तो इन दोनों में जो है सिमिलरिटी है, सिमिलर है दोनों। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवा के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 32 साल थी, यानी कि जब शिवा हुआ उस समय उसके पिता की एज 32 थी और उससे 4 साल छोटा उसके भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 30 साल थी। यानी कि शिवा के जन्म के 4 साल बाद जो है उसके भाई का जन्म हुआ। तो पिता की उम्र उस वक्त कितनी हो जाएगी, 32 में 4 और ऐड हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो पिता की उम्र उस वक्त 36 थी जब उसके भाई का जन्म हुआ और उसकी माँ की उम्र 30 साल थी। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है दोनों फादर और मदर की एज में, तो देख सकते हैं एक की 30 एक की 36, तो 6 साल का जो है डिफरेंस इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। अगला स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। ओके, सिलोइज्म की क्वेश्चन है ये। ऑल डांसर्स आर गर्ल। देखिए, जितनी भी डांसर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गर्ल्स हैं, और जितनी भी गर्ल्स हैं ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो ये जो है यहाँ पे इसका बन जाएगा वेन डायग्राम। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम गर्ल्स आर डांसर्स। देखिए, सम गर्ल्स आर डांसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सारी की सारी डांसर गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ लड़कियां जो हैं वो डांसर्स हैं। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल कंक्लूजन सही है। नो गर्ल इज डांसर। ओके, एक मिनट, नो गर्ल इज डांसर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गर्ल डांसर होगी ही, तो ये नहीं है पॉसिबल। ठीक है, सम इंटेलिजेंट आर डांसर, सम इंटेलिजेंट आर डांसर, बिल्कुल इंटेलिजेंट के अंदर डांसर आ रहा है तो सम वाला केस यहाँ पे बनेगा, ऑल वाला नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इंटेलिजेंट आर डांसर्स। ठीक है, लेकिन सम वाला केस यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा, चाहे गर्ल्स के लिए बने चाहे इंटेलिजेंट के लिए बने, दोनों के लिए बनेगा। ऑल इंटेलिजेंट आर डांसर, देखिए ऑल वाला केस नहीं बनेगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ऑल वाला कोई केस नहीं बनेगा, सम वाला यहाँ पे बन सकते हैं, तो दोनों जो है सम वाले हो जाएंगे। ओनली कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। Out of the 4 given alternative, choose the most appropriate description about the given 3 numbers. 3 नंबर दिए हैं हमें, 3, 13 और 31, ये बताना। These are cubes of 3, बिल्कुल नहीं, ये 3 के क्यूब्स थोड़ी हैं। मल्टीपल ऑफ 3 है, नो। These are cubes of odd numbers, नहीं, बिल्कुल odd नंबर के क्यूब भी नहीं है। These are prime numbers, बिल्कुल प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होती है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से जो है डिवाइड होती है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए परसेंटाइल बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए हैश का बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि एक्स जो है वो जेड की बेटी है। तो ये हमें निकाल के देखना होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 4th ऑप्शन दिया है तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है जेड परसेंटाइल एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ए परसेंटाइल बी की तरह रखेंगे इसको कि ए जो है वो बी का पिता है, ए बी का पिता, यानी कि जेड जो है वो एक्स का फादर है। ठीक है, जेड जो है वो एक्स का फादर है। ओके, ये मेल है। ठीक, अगला कह रहे हैं इसमें एक्स स्टार वाई, आई थिंक एक्स स्टार वाई। ओके, स्टार का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो वाई की माँ है। ओके, एक्स जो है वो वाई की माँ है। ठीक है, मीन्स इससे हमें पता चल गया कि एक्स क्या है, फीमेल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जेड की बेटी है एक्स। ठीक, यहाँ से पता लग सकता है हमें, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर कि जेड जो है वो एक्स का पिता है, तो पिता तो हमें पता चल गया था कि ये मेल है। ठीक है, बट एक्स का नहीं पता था कि वो मेल है या फीमेल है। बट यहाँ से हम श्योर हो गए दूसरे वाले पॉइंट से कि जो वाई की माँ है वो कौन है, एक्स है, तो ऑब्वियसली फीमेल आ गई। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि एक्स जो है वो जेड की बेटी है। तो 4th ऑप्शन यहाँ से ही हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन चेक करके देखना होता है, आप डायरेक्ट सी और डी को चेक कीजिए सबसे पहले। ठीक है,
ओके, एंड देन नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली ए बी चेक करना पड़ेगा, बट ये ऐसे ही चेक करना आपको पड़ेगा। ठीक, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं और हर एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 स्टूडेंट्स हैं हर एक सेक्शन में। सेक्शन नहीं पता है कितने टोटल, बट हर एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट है, ये बोला गया है। आफ्टर एडमिटिंग द न्यू स्टूडेंट, कुछ न्यू स्टूडेंट जो है एडमिट हुए हैं, कितने हुए हैं नहीं पता है। ओके, जब न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हुए तो 3 न्यू सेक्शंस को जो है स्टार्ट किया गया है। पहले 32 थे, अब कितने सेक्शंस हो गए? 35 सेक्शंस हो गए। ठीक है, नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 16। अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो 16 है, तो देर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द स्कूल? तो कितने जो है नए स्टूडेंट्स जो हैं एडमिट हुए हैं किसमें? स्कूल में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ओके, एक मिनट। ओके, मैंने वो आई थिंक 35 सेक्शन बोला था, वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक सेक्शन में 32 जो है बच्चे हैं, लेकिन हमें सेक्शन नहीं पता है कितने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है न्यू एडमिट हुए, जिससे 3 नए सेक्शंस जो हैं और स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब 3 न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है अभी वो 16 है और हर एक सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड? तो यहाँ पे समझना क्या है, देखिए अभी टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 16। ठीक है, कब है ये 16? जब 3 नए सेक्शंस जो है स्टार्ट हुए हैं। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि जो पहले सेक्शन थे, ओल्ड सेक्शन कितने हो जाएंगे? 16 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे? 13। यानी कि 13 सेक्शन थे और 13 सेक्शन में कितने बच्चे थे? 32 बच्चे थे। तो 13 गुना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ से 13 दूनी 26, 2 13 3 39 40 41। ओके, 416 जो है बच्चे हो जाएंगे जब ओल्डर सेक्शंस थे। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि अब जो है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 16 है और देर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा? 16 इंटू 30 आएगा। ठीक है, 480। ठीक, तो यहाँ से पूछा कितने जो है नए एडमिट हुए हैं। पहले 416 बच्चे थे, अब 480 है। तो 480 में से 416 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6। 64 बच्चे हैं जो नए एडमिट हुए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। तो 1-2 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल वाइज भी जो है जोड़े गए हैं। तो देखिए, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। करेक्ट मिरर इमेज बता रही है। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट वाली चीज राइट की तरफ दिखती है और राइट वाली चीज लेफ्ट की तरफ दिखती है। तो ये वाली चीज हमें देखनी है, बाकी कुछ पोजीशन चेंज नहीं होती है। मींस अगर ये एरो का साइन ऊपर है तो ऊपर ही मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए एरो का साइन बिल्कुल वहीं पर है, उसी पोजिशन पर है। ये देखिए ये आ जाएगा स्टार इधर और ये इधर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरे और तीसरे में क्या गड़बड़ है ये देखिए। ओके, ये इसने वैसे बिल्कुल ऊपर लगा दिया ये इसके। बाकी इसमें सेम ही है, ऐसा कुछ हाँ ये डिफरेंस है ना इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये एरो वाला था, ये वाला चेंज ही नहीं हुआ है, ये सेम ही रहा है, इसीलिए सेकंड वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सेम इसमें ये यहीं का यहीं रहा, मीन्स लेफ्ट का लेफ्ट साइड ही रहा और राइट का राइट साइड ही रहा, तो ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकती। इसमें देखिए चेंज हुआ है, ये राइट साइड आ जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड इधर दिख रही है और राइट साइड इधर दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम है सर्कल इसकी। ठीक है, कि पहले भी मिरर बिना मिरर के भी स्टार यहीं था, ठीक है, और ये यहीं था, तो इनकी पोजीशन भी चेंज होनी थी, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो दोनों की पोजीशन चेंज हुई है, चाहे इसकी हो और या फिर अंदर वाली की हो, दोनों की पोजीशन चेंज हुई है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ओके, यू आर गिवन ए स्टेटमेंट एंड 2 एजम्पशंस, चूज द कमेंट अबाउट एजम्पशंस फ्रॉम द ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए, पेशेंट कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। क्या कह रहा है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद। तो एजम्पशंस क्या हैं? द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, द पेशेंट कांट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, तो ऑब्वियस है पेशेंट को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे अपॉन इन दिस कंडीशन। तो ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता को उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5वें हिस्से तक कम कर दिया जाए तो उसी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी?
तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक टंकी है, उसको हम जो है 28 बाल्टी पानी जो जब डालते हैं, मतलब 28 बाल्टी में वो पूरी टंकी जो है भर जाती है। अब ये कह रहा है जो वो बाल्टी है उस बाल्टी की क्षमता को अगर हम कम कर दें तो उसी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 28 को 2/5 यानी कि 2/5वां हिस्सा इसने कहा गया है, तो 2/5 से डिवाइड करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा 28/2 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70 बाल्टियों की जो है ज़रूरत होगी उस टंकी को भरने में, क्योंकि यहाँ पे बाल्टी की क्षमता को हमें कम करना है ना कि टंकी की, ठीक है। तो यहाँ पे 28 बाल्टी थी टोटल भरने की, तो उसकी 2/5 क्षमता को हमने क्या कर दिया कम मतलब डिवाइड किया है, ठीक है। जब हमें बढ़ाना होता है तो हम ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कम करना है उस चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे क्या किया डिवाइड किया है, ठीक है। कम करने के लिए किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, तो 28 को 2/5 से डिवाइड किया, 5 ऊपर गया और ये आ जाएगा 14 पंजे 70 बाल्टियों की ज़रूरत होगी अब उसी टंकी को भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बाल्टी की क्षमता को कम किया है, ठीक। ओके चलिए देखिए, किसी परीक्षा में प्रीति को प्रिया से एक अंक कम मिला है। एक प्रीति है, दूसरी प्रिया है। ओके, प्रीति को प्रिया से एक कम अंक जो है मिला है। रेणु को स्वाति से अधिक अंक मिले लेकिन उसके अंक प्रीति से कम थे। देखिए अब प्रीति को प्रिया से कम मिले हैं, यानी कि प्रिया को ज़्यादा मिले हैं किससे, प्रीति से। रेणु को स्वाति से अधिक मिले हैं, रेणु को जो है स्वाति से अधिक अंक मिले हैं, लेकिन उसके अंक जो हैं वो प्रीति से कम है, तो प्रीति यहाँ जाएगी, ठीक है, और प्रिया यहाँ जाएगी। अब इसने पूछा पता लगाएं सबसे कम अंक किसको मिले, तो स्वाति को सबसे कम मिले हैं और प्रिया को सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक। चलिए देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़े और उस आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे उम्मीदवार के लिए क्या क्या अनिवार्य किया गया है। फर्स्ट जो कंडीशन डाली गई है कि कम से कम प्रथम श्रेणी के साथ जो है उसने स्नातक को पूरा किया हो, कम से कम, ओके। सेकेंड कंडीशन डाली है 1 अगस्त 2013 को उसकी आयु 25 साल से अधिक ना हो, उसने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो। तो ये अनिवार्य है, ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर कोई उम्मीदवार बी को छोड़कर, जो बी कंडीशन है उसको छोड़कर अगर सभी मानदंडों को पूरा करता है लेकिन उसकी उम्र 30 साल से कम है और वह पिछड़ी जातियों से संबंध रखता है तो उसे प्रवेश दे दिया जाएगा। तो एक और कंडीशन आ गई इसमें। फिर कह रहा है कि अगर ए किसी का पूरा नहीं है, ए को छोड़कर और सारे मानदंड पूरे हैं, तो उसको जो है 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया हो तो भी उसका मामला मतलब अध्यक्ष प्रवेश को भेजा जाना है, ठीक है। फिर सी को का अगर मानदंड पूरा नहीं होता है, बाकी का हो जाता है, तो उसे प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाना है। तो हमें नीचे दिए गए मामले में देखना है, ये सभी मामले आपके सामने हैं, 1 अगस्त 2013 को रखे गए हैं, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है हमारा कि विजय जो है ये पिछड़ी जातियों से संबंध रखता है और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि फोर्थ कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, ओके। वह प्रथम श्रेणी स्नातक भी है, एक कंडीशन जो है यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। और उसने प्रवेश परीक्षा में 60% अंक भी प्राप्त किए हैं, और ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब उसकी जन्म तिथि की बात करते तो वो 1985 है। अब देखिए यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी, देखिए 3 कंडीशन उसने पूरी की हैं और एज जो है यहाँ पे 1 अगस्त 2013 को 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर हम एज देखें तो कितनी हो जाएंगे, 15, 10, 25 और 3, 28 बन रही है एज, यानी कि एज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इनमें से 3 मानदंड उसके पूरे हो रहे हैं लेकिन बी नहीं हो रहा है। तो बी का सेकंड देखिए, यहाँ पे हम नीचे अगर देखेंगे तो बी में क्या कहा गया है कि बी को छोड़कर अगर सभी मानदंड पूरा होते हैं तो 3 मानदंड पूरा हो रहे हैं यहाँ पे, बट उसकी उम्र 30 साल से कम है, बिल्कुल 30 साल से कम है, 28 के आसपास बन रही है, और वह पिछड़ी जाति से भी संबंध रखता है, बिल्कुल रखता है, तो उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि उसको प्रवेश दिया जाना है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर ढूंढना था ये, तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए देखिए, 7 छात्र हैं A B C D E F और G, एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए किस में बैठे, एक पंक्ति में बैठे हैं। G जो है वो A और E के बीच में बैठा है। अब 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं कि G जो है वो A और E के बीच में बैठा है, ये वाले 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। F और A के बीच एक छात्र और बैठा है, ओके। इसके अकॉर्डिंग F और A के बीच में एक छात्र और बैठा है और इसके अकॉर्डिंग F और A के बीच में एक छात्र और बैठा है, ठीक है। E और C के बीच में 2 छात्र बैठे हैं,
डी एफ के एकदम दाएं बैठा है। देखिए एफ के एकदम दाएं यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये वाला केस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ओके बट यहां पे भी पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है। मैं अगर डी को यहां पे लिखूं तो ओके ये वाला केस भी बन रहा है। अब इसमें सिर्फ एक बचा है कि ई और सी के बीच 2 छात्र जो हैं बैठे हैं। देखिए टोटल थे 7 छात्र, यहां पर ऊपर वाले केस में जो है छात्र हो चुके हैं 1 2 3 4 5 7 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ई और सी के बीच 2 छात्र बैठे हैं। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर 8 जो हैं हो जाएंगे, 3 3 6 और 2 8, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ओके अब यहाँ पे 3 3 6 हो चुके हैं, तो एक और बंदा होगा। अब ऑब्वियस है सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ई और सी के बीच में 2 बंदे जी और ए आ जाएंगे। सी और बी के बीच 3 छात्र बैठे हैं, एक हमारा रहता था, तो बी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सी और बी के बीच भी 3 छात्र हो जाएंगे। तो सबसे बीच में कौन बैठा है? 3 इधर 3 इधर, सबसे बीच में ए बैठा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों केस बना के हमने देखा है, एक हमारा गलत हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अजय ने विनोद से कहा भूरे रंग की टी शर्ट वाला, किसने कहा? अजय ने विनोद को कहा है कि भूरे रंग की टी शर्ट वाला वह लड़का मेरे पिता यानी कि अजय के पिता की पत्नी, पिता की, इसके पिता की पत्नी यानी कि इसकी मां, पिता की पत्नी की बेटी के, इसकी बेटी है, ओके, उनके 2 भाइयों में से छोटा भाई है। पत्नी की बेटी के 2 भाई हैं, ओके, मतलब पत्नी की बेटी के 2 भाई है, एक अजय हो गया खुद और एक और है, ठीक है। तो भूरे रंग की टी शर्ट वाले लड़के का अजय से संबंध तो आ जाएगा, भाई आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ये 15 क्वेश्चंस थे जो उसमें पूछे गए थे, ठीक। बट इस बार आपको रीजनिंग 20 मार्क्स की मिलेगी, ये याद रखिएगा, अदरवाइज पैटर्न यही मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप डीएसएसबी के जितने पेपर हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, एसएससी के पेपर है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग आपकी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको कहूँगी कि डीएसएसबी के जो 2021 और 22 में जो एग्जाम हुए हैं सिर्फ वो कर लीजिए, आपका रीजनिंग पूरा हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि बिल्कुल आसान रीजनिंग जो है पूछी गई है, ओके। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप अटकेंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो है 20 में से 17 to 18 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। फिर बात आती है जनरल अवेयरनेस की, तो ये भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस बार जो है कितने पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये उस वक्त का। फरवरी 2019 में फ्लोरिडा से इजराइल के प्रथम लूनर लैंडर को एक मशीन पर ले जाने वाले एक स्पेस एक्स रॉकेट में विस्फोट हो गया, जो लैंडिंग के कुछ क्षण पहले दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से सफल नहीं हो सका था। उसका नाम पूछा गया, तो फाल्कन 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला है हु वॉन द दाहेत्सु इंडोनेशिया मास्टर 2019 बैडमिंटन वुमेन सिंगल चैंपियनशिप टाइटल। तो ये टाइटल जीता था कैरोलिना मारिन ने, मैरिन। The steel manufacturing company Tisco was incorporated in the year 1907. टिस्को जो थी ये कंपनी कब खुली थी? 1907 में। Which of the following asteroid will fly by the Earth in the next 10 years and that people will be able to see if it pass by with their naked eye? तो कौन सा है? अपोफिस एस्ट्रॉइड, ठीक है। When a bird focus both eyes on an object, okay, it can estimate the distance and when it eyes focus on 2 different things it, okay, जब मतलब क्या कह रहा है, कोई बर्ड जो है एक ही चीज पर फोकस करता है, एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो वहां से हम डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी आईज जो है वो डिफरेंट थिंग्स को फोकस कर रही है, 2 डिफरेंट थिंग्स, एक आई से कोई फोकस और एक से अलग, ठीक है, तो इंक्रीज इट्स रेंज ऑफ विजन। तो इससे क्या होगा? ये इससे इंक्रीज होगा इट्स रेंज ऑफ विजन, ठीक है। Who among the following was the head of the Union Power Committee of the Constituent Assembly? Okay, Union Power Committee जो बनी थी Constituent Assembly की, उसके हेड कौन थे? तो वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। Which provision in the Indian Constitution allows citizens to move to court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state? तो ये हो जाएगा right to constitutional remedies, ठीक है। चलिए ठीक, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आप जो है आपकी फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो है
मतलब किस प्रोविज़न के अंडर जो है सिटीजन जो है वो कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है जब फंडामेंटल राइट्स जो है नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो 5 रिट जो है जारी की जाती है, वो किस में होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो वही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और इसके आधार डेटा क्रैश की कार्यप्रणाली के संबंध में 2018 में महत्वपूर्ण रेशोद्घाटन करने के लिए प्रतिष्ठित रेंडे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018-2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो रचना खेरा को। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन? OIS का हेडक्वार्टर पूछा है, तो ये कहाँ पर है? जेधा में जो है ये क्वार्टर है। द चंद्रयान 2 मिशन विल लैंड द प्रज्ञान रोवर एट विच प्लेस ऑन द मून सरफेस? तो नियर द मून साउथ पोल। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ओके, हु इज द इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया एज ऑफ मई 2019? 2019 में कौन था? सुनील अरोड़ा। ठीक है, ओके, व्हाट इज ट्रेडिशनली ए बिजनेस एंटरप्राइजेस दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड चिप्स एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस कॉल्ड? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मर्सेंटाइल। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द दच्चीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो दच्चीगाम नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुवत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार किसके द्वारा बनाई गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी? तो वो बनवाई थी दिल्ली के सुल्तानों ने। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी। ये 15 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से। इस बार 10 मिलेंगे, 10 आपको कंप्यूटर के मिलेंगे और 10 ही टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा। ठीक, इन डिस्टेंस एजुकेशन ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। द लर्नर वर्क्स अलोन और इन ए ग्रुप गाइडेड बाय। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसमें जो लर्नर होता है वर्क करता है अलोन और ए ग्रुप, किसके द्वारा गाइडेड होता है? स्टडी मटेरियल के द्वारा। ठीक है, गाइडेड बाय स्टडी मटेरियल। Dash is one of the non-formal channel that encourage implementation of extracurricular components in science curriculum. तो project exhibition is a non-formal channel जो implement करता है extracurricular component. ठीक है, during the period of 1921 to 1947 the main reason for considerable increase in the number of girls joining educational institution was, तो वो हो जाएगा political awakening। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षकों द्वारा शिक्षा में लैंगिक पक्षपात की समस्या का समाधान करने के लिए किए गए प्रयासों का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा लड़कियों को विज्ञान विषय में भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। द एक्टिविटीज ऑफ स्पीकिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आर काइंड्स ऑफ, तो किस तरीके के टाइप हैं ये स्पीकिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट? तो ये हो जाएगा प्रोसीजरल नॉलेज। One central foundation for development of environmental knowledge, values in actions among students is dash experience, तो nature experience. Children who are more than 4-year-old like to play with 5 to 8 children in a group. मतलब जो 4 साल से ज़्यादा होते हैं वो किसके साथ खेलना पसंद करते हैं? Which of the following define segregated education, teaching student with disability in completely separate classroom? इसको बोलेंगे। ठीक है, The best way of ensuring students learning after watching a movie clip in the classroom is through the writing an assignment. An interactive satellite-based distance education system for the country utilizing audio-visual medium is EduSat था। ठीक है, Who among the following does not pursue adult education? तो school-going children. If the experience of being unable to relate to schoolwork are repeated, this may likely result in learned stupidity. The best time to familiarize children with regional school language is during their early childhood years. Okay, growth of patriotic sentiments are the aim of national schools. In theatre, event gets translated into actions that can be performed where is narrations the event are presented. So orally and written. Using explorative survey as a method in the class raises dash in the learner, तो curiosity raise in the learners.
During classes 1, first, second and third, children can learn from the symbolic experience of reading books and listening to stories. However, their understanding of what they read is based on their ability to relate the, तो ये हो जाएगा written word to their own experience. In a social science classroom, under the theme of national movement, painting and photographic shown from a local museum express local perceptions. Children coming from home where good moral pattern dominates are more satisfactorily related to their parents. Okay, as identified by the draft of National Education Policy 2016, a major concern related to school readiness competence among preschool children is, तो readiness competence is cognitive domain. तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है. बाकी आप क्वेश्चन DSSB में जो है ये हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं. वहाँ से आप कुछ देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मैच वाले, तो वहाँ से उनको ज़रूर कीजिएगा. लास्ट ईयर के भी और इस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उन्हें भी जो है पढ़िएगा. फिर वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक को जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करना है. ओके, चलिए. और ये पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है. जस्ट आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि आप किस लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है. अगर आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं पेपर आपको वैसा ही मिलेगा. और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको, मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज को चूज़ किया है और आपको उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है. लेकिन शुरू में आपको एक लैंग्वेज ज़रूर चुननी होती है, ठीक है. फिर आपको पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में मिलेगा और जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है वहां पे क्वेश्चन के ऊपर आपको दिया गया होता है. अगर आपको लैंग्वेज चेंज करके देखनी है तो आप वहां देख सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जाके. ओके, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो है हमारे जनरल अवेयरनेस के जनरल पेपर के कंप्लीट होते हैं. अभी हम बात करते हैं उन 20 क्वेश्चंस के जो हिंदी इंग्लिश के पूछे जाते हैं, ठीक है. इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स जो है हिंदी इंग्लिश में पूछे गए. ओके, देखिए रहा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट. चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द गिवन वर्ड. सिनोनिम पूछा है यहाँ पे एक्टिविटी का, तो ये हो जाएगा अप स्लोप ऑफ ए हिल, ठीक है. आगे देखिए वर्ब पूछी गई है कि कौन सी वर्ब इसमें आएगी, तो माई वाइफ पेंट्स फर्नीचर वेन एवर शी हैज़ टाइम. शी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ आ जाएगा. ओके, चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द गिवन वर्ड. ओके, वेक्स्ड सिनोनिम पूछा है तो अनोइंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटीनम्स. ओके, इनको एंटीनम्स को मैच करना था यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एक तरफ 3 चीज़ें दी गई हैं और दूसरी तरफ ABCD दिया गया है. तो इसमें आप देखेंगे तो डिसेंशन का मतलब हो जाएगा रिकॉन्सिलेशन, सर्विट्यूड मीन्स फ्रीडम और इंजीनियस मतलब क्रूड. ओके, तो CDA जो है इसमें दिया गया. तो एंटीनम्स इसमें 3 पूछे गए थे, देख सकते हैं आप. इसमें देखिए सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसके अपोजिट में बताना है हमें क्या हो जाएगा. तो ये है प्रिकेरियस, तो प्रिकेरियस का अपोजिट आ जाएगा सिक्योर, ठीक. चूज द करेक्ट सेंटेंस. इट इज द हाई टाइम दैट यू वेंट टू योर पेरेंट्स. ये 4 जो दिए गए थे इनमें से पूछा गया था कि जो सेंटेंस करेक्ट है. तो इट इज द हाई टाइम सभी में था, लेकिन दैट भी आना था. यू वेंट आएगा, यू के साथ वेंट आएगा टू योर पेरेंट्स. ओके, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड. ओके, इफ यू बिहेव इन ए प्योरली मैनर ड्यूरिंग ए जॉब इंटरव्यू द इंटरव्यूअर विल थिंक यू आर चाइल्डिश. ओके, इफ यू बिहेव इन ए, अब अपोजिट बोला है यहाँ पे, चाइल्डिश बिहेवियर की बात हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा, मैच्योर्ड बिहेवियर रहेगा. इमेच्योर तो सिमिलर में आ जाता है, तो यहाँ पे मैच्योर्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट पूछा है. ओके, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट इन द कैपिटलाइज्ड पेयर. जस्ट, आई, आर्बिट्रेरी. ओके, वही पेयर जो है हमें ढूंढना है जो इस बीच की, मतलब जो रिलेशन इन 2 के बीच में है वही इनमें हो. तो ऑर्डर और केओस जो है सही हो जाएगा. अगला है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज एन एरर. जिसमें एरर हो, सुजाता वॉशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू कॉफी. तो इसमें जो एरर आ जाएगी वो हो जाएगी गोइंग टू कॉफी में, ठीक है. आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस में देखना हमें वाई हैव नॉट दे अलाउड यू टू गो. तो यहाँ पे इसका बन जाएगा वाई हैव नॉट यू बीन अलाउड टू गो, ठीक है, यू बीन हो जाएगा. ओके, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स. ओके, सिनोनिम्स को मैच करना है, तो इरूडाइट वेल एजुकेटेड हो जाएगा,
कैप्राइज विम हो जाएगा और गैरबिलिटी लोकेशियसनेस हो जाएगा। तो CDA जो है यहाँ पे राइट रहेगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद सुटेबल डिटरमिनर फ्रॉम द 4 चॉइसेस गिवन। डू यू हैव एनी बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर? ठीक है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इंडिकेट योर करेक्ट चॉइस। जो इसमें सही लिखा है वो बताना था, तो इवेनिसेंट ऐसे लिखा जाएगा। ओके, चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ही वॉज इल बट ही केम टू वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसको जो जगह इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क। ठीक है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड पोस्थोमस। उसको क्या बोलेंगे? पोस्थोमस बोलेंगे। ओके, तो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया, एंटोनिम सिनोनिम्स भी आया, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया है। ओके, 10 क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें ये आपको सारे जो है एक एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लिश ईजी पूछी गई है, इंग्लिश ऑब्वियस है थोड़ा डिफिकल्ट पूछी गई है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपके आगे जो है मार्क्स फिर काउंट होंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए, हिंदी देखिए, मधु का अर्थ पूछा है। मधु का अर्थ होता है शहद। संध्या की पर्यायवाची नहीं है पूछा इसने, जो नहीं है, तो तिमिर और विभावरी जो है ये पर्यायवाची नहीं है, सांझ शाम ये होते हैं। ठीक है, अबला ललना तिय किसके प्राय? अबला नारी को कहा जाता है, तो नारी हो जाएगा। अब्ज शब्द में कौन सी संधि है? अब्ज में हो जाएगी व्यंजन संधि। अनुभूत का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, अनुभूत हो जाएगा, अनुभूत का विलोम। दरिद्र रंक और अकिंचन किसके हो जाएगा? दरिद्र मतलब गरीब, तो इसके हो जाएंगे। उच्छ्वास किसका विलोम है? निश्वास का। ठीक है, डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है? बट्टा होता है। नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, वाक्य के जिस अंग में क्रियाक्रम आदि होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको विधेय बोला जाता है। कौन सी यण संधि का उदाहरण नहीं है पूछा इसने यण संधि का, तो वो हो जाएगा विश्वैक्य। ओके, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? 4 मासों का समूह, द्विगु समास हो जाएगा। न्यायिक न्याय जमा इक हो जाएगा, बिल्कुल सही विश्लेषण है ये। अर्हता का विलोम अनहर्ता हो जाएगा, अनर्हता। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरेट का हिंदी अर्थ निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो ऐसी हिंदी जो है पूछी गई थी। बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। ये मत सोचिएगा कि हिंदी और इंग्लिश को हम कर लेंगे, हमें आती है। आपने देखा होगा बिल्कुल डिफ़िकल्ट यहाँ पे इंग्लिश हिंदी को पूछा गया है, तो ज़रूर आपको इंग्लिश हिंदी को टाइम देना है, क्योंकि ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वालिफाई होंगे तभी जो है आपके पेपर आगे चेक होंगे। ओके, तो ये था जनरल पेपर जो हर एक पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये PGT के जनरल पेपर हैं। ठीक है, तो इनको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।